देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव ट्रायल रन की तरह थे, जो भगवा दल के लिए प्लान के मुताबिक हो गए। पार्टी आलाकमान अब उस रणनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जिससे उसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शानदार सफलता मिली है। आगामी लोकसभा चुनाव से भाजपा की इस जीत ने निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ा दिया है। जानकारों का कहना है कि भाजपा ने पहले ही बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया। देश भर के मतदाताओं को पार्टी की ओर आकर्षित करने को लेकर कोशिशें भी शुरू कर दी गई और इस दौरान देश में 80 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ उन लोगों पर फोकस किया जाएगा जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी रहे हैं। पार्टी की ओर से करीब 300 कॉल सेंटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर जिला भाजपा कार्यालयों में है। इनका इस्तेमाल मिस्ड कॉल देकर भाजपा में शामिल होने वाले लोगों से जुड़ने के लिए हो रहा है। इसके जरिए उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो पार्टी में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहते हैं। इसके बाद इन लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से जोड़ा जाएगा। भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस रणनीति के तहत पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति को सफल बनाने के लिए भाजपा ने प्रदेश के 2.5 करोड़ लाभार्थियों को लाभ दिलाने का और साथ लाने के अभियान में जुटी हुई है। रणनीतिकारों का मानना है कि हितग्राहियों का साथ मिल जाएगा तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भाजपा आलाकमान का पार्टी कार्यकर्ताओं और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर फोकस रहा है। इससे भाजपा ने उन 3 राज्यों में खेल बदल दिया जहां उसे कांग्रेस से टक्कर मिलने की उम्मीद थी। अब देश भर में जीत के इस फार्मूले का विस्तार किया जाएगा। चुनावी राज्यों में भाजपा ने सफलता के फार्मूले के रूप में लाभार्थी मतदाताओं से संपर्क किया। तीनों राज्यों के लिए अलग अलग रणनीति अपनाई गई। एमपी में 90 विधानसभा सीटों पर फोकस किया गया जहां भाजपा का प्रभाव भी था। वहां यह अभियान पीएम आवास, पीएम किसान और लाडली बहना जैसी कुछ सरकारी योजनाओं पर केंद्रित था। 1 करोड़ 30 लाख लाडली बहना लाभार्थियों से 30,50,000 कार्यकर्ता नेटवर्क के जरिए संपर्क किया गया। पार्टी ने हिसाब लगाया था कि एक लाभार्थी कम से कम 2-3 वोट प्रभावित कर सकता है। बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने देश भर में लाभार्थी सूची में और 70 मिलियन यानी 7 करोड़ लोगों को जोड़ने का प्लान बनाया है। मध्य प्रदेश में भाजपा की नजर उन 2.5 करोड़ मतदाताओं पर है जो हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ अर्जित कर चुके हैं और पार्टी ने उन पर मजबूती से अपनी पकड़ बनाने की तैयारी भी कर ली है। इसको लेकर पूरी योजना तैयार है और उस पर अमल भी शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने हितग्राहियों यानी मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए उनसे वर्चुअली और एक्चुअली मिलने का अभियान भी शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश की सत्ता में आने के बाद भाजपा ने 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की और इस योजना के जरिए पैदा होने वाली बच्चियों को लखपति बनाने की थी। लखपति बनने वाली लाडली बेटियों में से ज्यादातर अब 18 साल की हो गई है और उनका नाम साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में जुड़ गया है। लाडली लक्ष्मी योजना से जुड़ी बेटियों की संख्या तकरीबन 40 लाख है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू की थी और इस योजना के तहत प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में 1200 रुपए प्रति माह डाले जा रहे हैं। लाडली बहना योजना का लाभ प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को मिल रहा है और केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद किसानों को तकरीबन 6,000 रुपए साल में दिए जा रहे हैं। राज्य की भाजपा सरकार ने इसमें 4,000 रुपए अपनी तरफ से दे रही थी, यानी मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में साल में 10,000 रुपए जमा होते थे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले राज्य की भाजपा सरकार ने 4,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 6,000 कर दिया, यानी अब किसानों को साल में 12,000 रुपए मिल रहे हैं। केंद्र की योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जा रहे हैं।
उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वालों को भी रियायत दी जा रही थी और इस तरह से प्रदेश में कुल लाभार्थियों की संख्या 2.5 करोड़ के ऊपर है। लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना के जरिए मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं पर भाजपा की नजर बहुत पहले से। प्रदेश में 5.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, जिन पर महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 72 लाख से ज्यादा है और भाजपा उन्हें लुभाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले अभियान चलाने जा रही है और इस पर पार्टी का खास फोकस है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने हितग्राहियों की सूची तैयार कर उन्हें मतदाता के तौर पर अपने पाले में लाने की मुहिम शुरू कर दी। पार्टी के अलग अलग विंग के नेताओं को सूची भेजी गई और वे मतदाताओं से खुद मिल रहे हैं। उसके अलावा फोन पर अथवा सोशल मीडिया के जरिए मैसेज कर उन तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है और पार्टी इसका सीधा लाभ लोकसभा चुनाव में उठाना चाहती है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी हितग्राहियों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया, जो सफल रहा। वोटिंग वाले दिन मतदान केंद्रों पर काउंटर स्थापित करने से लेकर लाभार्थी मतदाताओं को लाने तक सब कुछ पार्टी कार्यकर्ता ऐप पर तुरंत अपडेट करते रहे। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के लाभार्थियों और महिला मतदाताओं का मतदान पहले भाग में धीमा था, लेकिन दोपहर के बाद बढ़ गया और मध्य प्रदेश में यह योजना 88% तक क्रियान्वित हुई, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यह 70% लागू हो सकी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा बाजी मारती दिख रही है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन यानी विपक्ष अभी तक अपने मतभेदों को सुलझाने में लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव 2024 बहुत आसान होने जा रहा है। अगर हाल के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस को मिले कुल वोटों में ज्यादा दूरी नहीं है। कांग्रेस को 40% वोट तो मिले ही है, जबकि भाजपा ने पिछले चुनाव में 38% वोट हासिल कर सरकार बना ली थी। मध्य प्रदेश की विधानसभा सचिवालय का ई विधान प्रोजेक्ट तैयार हो गया। सब कुछ ठीक रहा तो बजट सत्र पूरी तरह पेपरलेस होगा, यानी इस सत्र में सदन में विधायकों की सीटों पर टैबलेट लगाए जाएंगे। इससे विधायक टैबलेट के जरिए सवाल का जवाब क्षेत्र के मुद्दे उठाएंगे और विधायकों की टेबल तक लेन पहले ही डाली चुकी है। मध्य प्रदेश में विधायकों को हाईटेक बनाने के लिए शिवराज सरकार ने पिछले बजट से पहले सभी को लैपटॉप खरीदने के लिए 50,000 रुपए का अनुदान दिया था और विधानसभा में डिजिटल बजट पेश किया गया था। 15वीं विधानसभा में विधायकों को विशेष प्रशिक्षण किया गया। अब 16वीं में इसे पूरी तरह लागू करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस होगी और पूरा कामकाज ऑनलाइन होगा। विधायकों को दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, विभिन्न दस्तावेज भी सॉफ्ट कॉपी में होंगे। इससे कामकाज में तेजी आने के साथ सरकार का आर्थिक बोझ भी कम होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य विभाग के अफसरों के साथ हुई बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा कार्य योजना पर चर्चा हो चुकी है और बैठक में विधानसभा के पीएस एपी सिंह विशेष तौर से मौजूद रहे। ये पूरा कार्य केंद्र के ई विधान प्रोजेक्ट के तहत होगा। विधानसभा सचिवालय का ई विधान प्रोजेक्ट तैयार है। लोकसभा सचिवालय एवं संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजा भी जा चुका और इसके तहत सदन के कामकाज को ऑनलाइन किया जाना है। शिवराज सरकार के कार्यकाल में प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, लेकिन बजट के अभाव में यह ठंडे बस्ते में रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी कुछ काम ऑनलाइन हो रहे हैं। अभी विधायकों को राज्य के बजट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाती है। विधायकों को सवालों के जवाब भी ऑनलाइन ही दिए जाते हैं। विधायकों के डिजिटल सिग्नेचर तैयार हैं, ऑनलाइन वर्किंग में यही मान्य है। वहीं विधानसभा सचिवालय और मंत्रालय के बीच ऑनलाइन वर्किंग पहले से है। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। सदन में पूछे जाने वाले सवाल विधायक ऑनलाइन सिस्टम के जरिए भेजते हैं। विधानसभा सचिवालय ये सवाल सरकार को भेजती है और सरकार की ओर से जवाब भी ऑनलाइन स्वीकारे जाते हैं। इससे पेपर की बचत भी होती है। अब इस प्रक्रिया को और अपग्रेड किया जाना है। देश के सभी विधान मंडलों के कामकाज को पेपरलेस करने के लिए केंद्र ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा तैयार किया है।
यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है और इसके जरिए संसद के दोनों सदनों सहित विधान मंडलों के कामकाज का ब्यौरा ऑनलाइन रखा जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाना भी है। पेपरलेस असेंबली या ई असेंबली एक अवधारणा है जिसमें असेंबली के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन शामिल है। यह महत्वपूर्ण और संपूर्ण कानून बनाने की प्रक्रिया के स्वचालन, निर्णयों और दस्तावेजों की ट्रैकिंग, सूचनाओं के आदान प्रदान को सक्षम बनाता है। ई विधान सिस्टम का मकसद देश की सभी विधानसभाओं को एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर लाना है और सभी विधानसभाओं के बाद इसे संसद और सभी विधान परिषदों में भी लागू करने की योजना है। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक ई विधान सिस्टम का 60% खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। विधानसभा सचिवालय का ई विधान प्रोजेक्ट 21 करोड़ रुपए का है। इसमें से 60% राशि यानी कि 12.60 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। 40% यानी 8.40 करोड़ रुपए राज्य को खर्च करने होंगे। विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सीएम से ई विधान के लंबित प्रोजेक्ट पर गौर करने का आग्रह किया। इसी पर सीएम ने सहमति जताई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह का कहना है कि ई विधान प्रोजेक्ट लागू होते ही विधानसभा का कामकाज पेपरलेस होगा। इसको लेकर केंद्र के संसदीय कार्य विभाग के साथ बैठकें भी हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को सवाल से लेकर ध्यान आकर्षण, शून्यकाल की सूचनाएं, याचिकाएं, स्थगन प्रस्ताव तक ऑनलाइन पूछने की सुविधाएं दी है। लेकिन प्रदेश के विधायकों की ऑनलाइन सवाल पूछने में रुचि जो है वो ज्यादा नहीं। जानकारों का कहना है कि विधान व्यवस्था लागू होने के बाद दैनिक कार्यसूची, प्रश्नोत्तरी, बिल समेत सब कुछ डिजिटल होगा। इसके बाद पेपर पर कुछ नहीं होगा। 70% खर्च कम होगा और हर विधायक की सीट के सामने टैबलेट लगाया जाएगा जिसमें पूरी जानकारी सिंगल क्लिक से मिलेगी। यानी पूरी विधानसभा हाईटेक और डिजिटल होगी। नई सरकार के सामने इन दिनों सर्वाधिक बड़ा संकट खाली खजाने का बना हुआ है। इतनी सारी योजना है, इतनी सारी प्लानिंग, लेकिन सबसे बड़ा संकट है खाली खजाने का। अफसरों की फिजूल खर्ची और वित्तीय कुप्रबंधन ने सरकार का पूरा बजट बिगाड़ रखा है। पूर्व की सरकारों में जिस तरह से सरकारी खजाने को लुटाने का काम किया गया है, उसमें भी सरकार की मुसीबत बढ़ा रखी है। यही वजह है कि अब सरकार को नए वित्त वर्ष के बजट के लिए बेहद माथापच्ची करनी पड़ रही है जिससे कि खजाने की स्थिति को सुधारा जा सके। हालात यह है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा हर साल लिए गए कर्ज के ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाता है। इसके बाद सरकार का दूसरा बड़ा खर्च वेतन, पेंशन पर होता है। यह तीनों मदे ऐसी है जिसकी वजह से सरकार के बजट का आधा हिस्सा खर्च हो जाता है। इसके बाद बचे हुए बजट से बाकी के काम करना होते हैं। अगर वेतन की बात की जाए तो सरकार के कुल बजट का 26.11% राशि खर्च होती है। इसी तरह से पेंशन पर 10.19 और ब्याज भुगतान पर 10.02% राशि खर्च होती है। दरअसल प्रदेश में बीते 1.5 दशक से सरकार ने आय से अधिक खर्च किया है। इसके लिए बड़ी मात्रा में साल दर साल कर्ज लिया जाता है। हालात ये बन चुके हैं कि सरकार को इसी माह में बार बार कर्ज लेकर खर्च चलाना पड़ रहा है और इससे सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी दिक्कतें आ रही है। अब नई सरकार खर्च कम कर आय में वृद्धि करने के प्रयास कर रही है। अभी मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार का बजट 3.14 लाख करोड़ का है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। नए वित्तीय वर्ष में बजट का आकार और बढ़ेगा और प्रमुख कारण आमजन से जुड़ी योजनाओं को पूरा किया जाना है। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे भी पूरे करने हैं। नए वित्तीय वर्ष के बजट में घोषणाओं को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान भी किया जाना है। 7 फरवरी से प्रस्तावित सत्र में सरकार जरूरी खर्चों के लिए राशि मांगेगी और बजट 4 माह का होगा। शेष 8 माह के लिए बजट जुलाई में पारित कराया जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के चलते केंद्र सरकार भी इस बार लेखानुदान ला रही है जो 4 महीने के लिए होगा। इसके बाद पूरा बजट लाया जाएगा। इसकी वजह से ही प्रदेश सरकार को भी लेखानुदान लाना पड़ रहा है। बजट का आकार बढ़ने के साथ ही राज्य पर कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब प्रदेश पर कर्ज राज्य के बजट से अधिक हो गया।
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राज्य का बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि कर्ज 3.31 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर बीते साल की बात की जाए तो राज्य सरकार अब तक 17 बार कर्ज ले चुकी है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 2023-24 में 10 बार कर्ज लिया गया है। विधानसभा चुनाव आचार संहिता के बीच भी सरकार को खर्च के लिए भी कर्ज लेना पड़ा है। आचार संहिता के दौरान 3 बार कर्ज लिया गया और मतगणना के 4 दिन पहले भी 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। हाल ही में फिर 2500 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा है। प्रदेश की मौजूदा स्थिति कैसी है, इन्हें सरकारी आंकड़ों से समझा जा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल का बजट 3,14,25,000 का है। इसमें कई प्राप्तियां हैं, कई व्यय है और अनुमान लगाया जा सकता है हर खर्च का। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल मार्च में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी और इस स्कीम के तहत राज्य सरकार मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी महिलाओं को 1250 रुपए महीना देती है। हालांकि योजना की शुरुआत में यह रकम 1000 रुपए थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1250 कर दिया गया, जिसे बढ़ाकर 3000 रुपए तक किया जाना है। और इसी की वजह से सरकार को बड़ी रकम इस योजना पर खर्च करना पड़ रही। इस पर अभी हर महीने 1210 करोड़ का खर्च आ रहा है। इसके लिए शुरुआत में 8000 करोड़ का प्रावधान किया था, जो कि प्रति माह 1000 का भुगतान करने के लिए पर्याप्त था। ऐसे में अब अगर धीरे धीरे लाडली बहना योजना में रकम 1250 रुपए से बढ़कर 3000 तक पहुंचती है तो इस योजना के लिए सरकार का बजट भी बढ़ना तय है। अब इस योजना पर अगले 5 सालों में सरकार पर 61,890 करोड़ रुपए का भार आना तय है। विधानसभा चुनाव 2023 में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने इसके लिए आरएसएस के साथ मिलकर शिवराज सिंह चौहान के गढ़ सीहोर में रणनीति बनाई है। सीएम मोहन यादव से लेकर संघ और संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के दौरान मध्य प्रदेश सभी 29 सीटों पर जीत तय करने की रणनीति बनी और अभी 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लोकसभा चुनाव दरअसल भोपाल से दूर सीहोर के एक बड़े होटल में बीजेपी और संघ की अहम बैठक हुई। इस बैठक में संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद थे और नेताओं को छोड़कर किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मीडिया को भी इससे दूर रखा गया था। बड़े नेताओं ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया है और इस मंथन में 29 सीटों पर जीत पक्की के लिए रणनीति बनी है और बैठक के बाद राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने इसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को इस बार सबसे अधिक वोट मिले हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी को 48% से अधिक वोट मिले। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने 3% अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 51% वोट हासिल करने की रणनीति बनाई है और इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर को भुनाने के लिए मेगा अभियान चला रहा है और इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मेगा इवेंट किया गया। साथ ही हर घर में जाकर लोगों को अक्षत देकर अयोध्या का न्योता भी दिया। बीजेपी की कोशिश है कि इस अभियान को नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाए और उन्होंने पहुंचाया। पूरे देश में उस दिन उत्सव जैसा माहौल था। वहीं मध्य प्रदेश में पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की तरह उस दिन छुट्टी घोषित हुई और साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे यह सुनिश्चित भी किया गया। इसके लिए बड़े लेवल पर अभियान चलाए गए। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी सहभागी बने और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। साथ ही योजना का लाभ ले रहे लोगों से बात स्थापित करी और उनसे बात की। पीएम मोदी की गारंटी की गाड़ी जो है घर घर पहुंचाई। बीजेपी की बैठक में यह भी रणनीति बनाई गई कि कांग्रेस नेताओं के जो राम मंदिर को लेकर बयान आए थे और उस जितने भी उन्होंने बयान दिए थे उन्हें भुनाना है। कांग्रेस नेताओं के बयानों से जनता दुखी है, ये बात भी जनता को बताना है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मना किया है। बीजेपी की कोशिश है कि इसे लेकर अलग नैरेटिव गढ़ा जाए। वहीं मध्य प्रदेश की 29 में से सिर्फ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर ही कांग्रेस का कब्जा है। यहां से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ सांसद हैं। बीजेपी ने रणनीति बनाने के बाद दावा किया है कि हम इस बार छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। भाजपा ने पहले ही बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया है। देश भर के मतदाताओं को पार्टी की ओर आकर्षित करने को लेकर कोशिशें शुरू कर दी गई है।
इस दौरान देश में 80 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ उन लोगों पर फोकस किया जाएगा जो इस वक्त जुड़े हुए हैं और पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव पर है और उन 29 सीटों पर है मध्य प्रदेश की जिन्हें वो जीतना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो मंथन है, ये जो रणनीति निकाली है भारतीय जनता पार्टी ने, वो कितनी कामयाब होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।